जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर एक दिवसीय दौरे पर कटिहार पहुंचे। यहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बिहार चुनाव परिणाम के बाद कटिहार में जनसुराज की यह पहली बड़ी बैठक थी। इसमें संगठन की आगामी रणनीति पर चर्चा की गई। प्रशांत किशोर ने कहा कि आने वाले 5 से 10 वर्षों में बिहार में जनसुराज की भूमिका को लेकर स्पष्ट योजना बनाई जाएगी। उन्होंने बताया कि उनका पूरे बिहार का दौरा लगातार जारी रहेगा। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यदि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो यह बात चुनाव से पहले ही जनता के सामने रखी जानी चाहिए थी। प्रशांत किशोर ने तर्क दिया कि इससे जनता यह तय कर पाती कि वे उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने मुख्यमंत्री के डिग्री विवाद पर भी टिप्पणी की। प्रशांत किशोर ने कहा, ज्ञान की भूमि बिहार में ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जिसकी शिक्षा को लेकर ही सवाल है। उन्होंने फर्जी डिग्री के आरोपों वाले व्यक्ति का इस पद पर होना चिंता का विषय बताया। महिला आरक्षण विधेयक पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जनसुराज इसका समर्थन करता है। हालांकि उन्होंने इसके साथ जोड़े गए सीमांकन डिलिमिटेशन के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए। उनका आरोप है कि इस प्रक्रिया का उपयोग सत्ताधारी दल को राजनीतिक लाभ पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर टिप्पणी करते हुए प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर पैसे बांटकर वोट खरीदे गए। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर हुई है। उन्होंने दावा किया कि आज सरकारी खजाना खाली है, विकास कार्य ठप है और कर्मचारियों को समय पर वेतन भी नहीं मिल पा रहा है। प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी की कि यदि वर्तमान व्यवस्था में बदलाव नहीं किया गया तो आने वाले वर्षों में बिहार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, खराब शिक्षा व्यवस्था और पलायन जैसी समस्याएं बनी रहेंगी। कि आपने देखा होगा, बिहार चुनाव के परिणाम के बाद कटिहार जिले में जनसुराज की यह पहली बैठक थी। इस बैठक का उद्देश्य कटिहार में जनसुराज से जुड़े हुए सभी साथियों के साथ बैठकर उनसे इस बात को लेकर मशवरा करना है कि जनसुराज ने अभी तक जो काम किया है और आगे जो हम लोग करना चाहते हैं उसमें उनकी राय क्या है, उनका मशवरा क्या है। अब एक बार फिर से मेरे भाई सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, ये आपके लिए खबर है, जनसुराज के लिए। और कम से कम हमने, प्रशांत किशोर ने महीनों पहले ये कह दिया था कि चुनाव के परिणाम कुछ भी हो, नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, क्योंकि ये दिख रहा था कि भाजपा वाले सिर्फ नीतीश जी को मुखौटा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके लिए कोई आपको बहुत राजनीतिक ज्ञानी बनने की जरूरत नहीं है। पिछले 1-1.5 साल से नीतीश जी के जो स्वास्थ्य की स्थिति रही है वो सर्वविदित है। वो तो सिर्फ चुनाव में लोगों को भ्रम में डालने के लिए भाजपा वालों ने उनको सामने रखा और मोर और लेस से पहले से तय था कि 6 महीने में उनको हटाएंगे। मैंने ये भी कहा था कि जदयू को या एनडीए को बहुमत नहीं आएगा, और मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ कि अगर सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर पब्लिक के आपके हमारे पैसे से वोट नहीं खरीदा होता, अगर इलेक्शन कमीशन की मिली भगत नहीं होती, अगर प्रशासनिक स्तर पर बड़े पैमाने पर चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने का जो प्रयास किया गया वो नहीं किया गया होता, तो एनडीए की सरकार नहीं बनती। तो ये जो अभी, और इसका प्रमाण ये है कि देखिए आज 202 विधायकों के समर्थन वाली सरकार, उसका मुख्यमंत्री राज्यसभा में जा रहा है। अगर सिर्फ ये लोकप्रियता के आधार पर 202 विधायक जीते होते तो कभी भी नीतीश कुमार या उस 202 के विधायक दल के नेता को राज्यसभा नहीं जाना पड़ता। और जैसे पिछले दरवाजे से बहुमत हासिल किया गया है, वैसे ही पिछले दरवाजे से नया मुख्यमंत्री भी बनाया जा रहा है। किसी ने नहीं कहा कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनेंगे, किसी ने नहीं कहा। भाई अगर आपको सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना था तो पहले कहते बिहार की जनता के पास अवसर होता कि वो जांच लेते कि क्या हमको सम्राट चौधरी के चाल चरित्र चेहरा वाला आदमी हमको मुख्यमंत्री के तौर पर चाहिए या नहीं चाहिए। अब रह गई बात, आपने कहा कि सम्राट चौधरी पर जो टीका टिप्पणी पहले हमने की है, बिल्कुल उस बात पर कायम। आप बताइए कि ज्ञान की भूमि रही बिहार, चाणक्य और आर्यभट्ट की जमीन, जहां नालंदा और विक्रमशिला जिसकी पहचान है, वहां पर एक ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है जो पढ़ाई किया है कि नहीं किया है यही नहीं पता है। आपने पढ़ाई नहीं की, ये कोई बहुत शिकायत की बात नहीं है, लेकिन जहां फर्जी डिग्री लगाकर आदमी विधायक बन रहा है, वो आदमी अगर मुख्यमंत्री है
तो यहाँ के बच्चों के और आपके बच्चों के भविष्य के पढ़ाई की चिंता कितनी होगी आप समझ लो। भाई आपने अपने एफिडेविट में लिखा कि हम 7वीं पास हैं, अगले एफिडेविट में कह दिया हमने पीएफसी किया है मदुरई कामराज यूनिवर्सिटी से। कब किया ये बताया नहीं, फिर कह दिया डिलीट किया है अमेरिका से। आप बताइए, आप लोग यहाँ पत्रकार हैं, कल हो कि आपको एक सरकारी नौकरी करनी हो, एक सर्टिफिकेट, एक कागज, एक मार्कशीट अगर आप गलत लगा दीजिएगा आपको सस्पेंड कर देंगे, बर्खास्त कर देंगे, आप पर एफआईआर कर देंगे। और इस राज्य का मुखिया ऐसा आदमी बना है जिसके बारे में ये पता ही नहीं है कि इस आदमी का जन्म कब हुआ है, कि भाई साहब 1981 में पैदा हुए हैं या 1968 में पैदा हुए। क्योंकि एक बार उन्होंने कोर्ट में कहा कि हम 1 मई 1981 को पैदा हुए हैं, इसलिए हमको हत्या के मामले से बरी कर दिया जाए। और आज वो कह रहे हैं कि हम 1968 में पैदा हुए थे इसलिए हमको मुख्यमंत्री बनाया रखा जाए। तो जिस आदमी के जन्म तिथि पर का पता नहीं है, जिस आदमी की डिग्री का पता नहीं है, जिसके चाल चरित्र चेहरा के बारे में तमाम चर्चा हो रही है, भाजपा ऐसे व्यक्ति को अगर मुख्यमंत्री बनाई है तो ये सम्राट चौधरी पर टीका टिप्पणी नहीं है, ये अमित शाह और मोदी जी के चाल चरित्र चेहरा को दिखाता है। और भाजपा के जितने समर्थक हैं, जितने वोटर हैं बिहार में, ये उनके सोचने का समय है कि तुमने क्या सोचकर भाजपा को वोट दिया है और किसको मुखिया बनाया है। और अगर इस चाल चरित्र के चेहरा के आदमी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं भाजपा को वोट देने वाले सारे वोटर समर्थक भी, उनको भी अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। सब में बहस चल रहा है, हम लोग तो सड़क पर वाले लोग हैं, हम लोग तो सड़क पर बैठे हैं। जो लोग संसद में गए हैं जनता के प्रतिनिधि के तौर पर, वो सारे लोग अपने विचारों को रख रहे हैं। पूरा देश जानता है कि हर दल महिला आरक्षण के पक्ष में है। बहस का मुद्दा डिलिमिटेशन है। अगर आप महिला आरक्षण ला रहे हैं तो उससे डिलिमिटेशन को क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि ज्यादातर राजनीतिक दलों को ये आशंका है कि महिला आरक्षण के आड़ में जो डिलिमिटेशन किया जाएगा तो लोकसभा के क्षेत्र को इस तरह से चेंज किया जाएगा ताकि रूलिंग पार्टी को, भाजपा को, उनके सहयोगी दलों को फायदा होगा। इस पर चर्चा सदन में चल रही है। हम पूरा देश देख रहा है, निर्णय होने दीजिए। लेकिन नागरिक होने के नाते हम लोग को भी ऐसा लगता है कि महिला आरक्षण आपको अलग से लागू करना चाहिए, डिलिमिटेशन को उससे जोड़ने की बात नहीं है। क्योंकि महिला आरक्षण की आड़ में अगर आप डिलिमिटेशन के जरिए अपने लिए बेहतर कंस्टिट्यूएंसी बना रहे हैं तो सरासर गलत है। महिलाओं को आगे करके अपना राजनीतिक हित साधने का प्रयास नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, सत्ता में जो बैठेगा वो नैतिकता को ताक पर रखकर उन्होंने जनता के पैसे से वोट खरीदा, लेकिन जनता के तौर पर हमको, आपको भी तो जागरूक होना चाहिए था। लोगों को ये समझ में आनी चाहिए थी बात कि जो पैसा बांटा जा रहा है वो पैसा किसी नेता का अपना व्यक्तिगत पैसा तो था नहीं। जब बिहार जैसे गरीब राज्य में आपका हमारा 30,000 करोड़ रुपया बांटा जाएगा सिर्फ वोट खरीदने के लिए, तो स्वाभाविक तौर पर खजाना खाली होगा। आज स्थिति क्या है? आधे से ज्यादा कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है, जितना ठेका पट्टी करने वाले लोग हैं उनका भुगतान नहीं हो रहा है। पिछले 3-4 महीने से सरकार ठप पड़ी हुई है। और ये ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि जनता के पैसे का इस्तेमाल जो विकास के लिए होना चाहिए था उसका इस्तेमाल वोट खरीदने के लिए किया गया है। और कहीं ना कहीं कुछ कुचक्र में जनता फंस गई है। जनता ने देखा नहीं, समझा नहीं, 10,000 रुपए के लालच में वोट दे दिया। तो लेकिन अगर आपने 10,000 में अपना वोट बेचा है तो ये आज बिहार की जनता को समझने की बात है कि 10,000 में आपके बच्चे के अच्छे पढ़ाई की संभावना बिक गई। 10,000 रुपए के आपके लालच में आपके बच्चे को मिलने वाला रोजगार बिक गया। 10,000 के लालच में आपका इंदिरा आवास, एक अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था बिक गई। अब आपके बच्चों को बाहर जाकर मजदूरी करना पड़ेगा। गुजरात में जिन गुजरात के नेताओं के कहने पर आपने वोट दिया, उसी गुजरात के लोग आज फैक्ट्रियों के मालिक हैं और बिहार के बच्चे, आपके हमारे बच्चे उन्हीं फैक्ट्रियों में जाकर मजदूरी कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए दोषी नेता है, लेकिन उससे भी ज्यादा दोषी बिहार की वो जनता है जिन्होंने 10,000, 15,000, 20,000 रुपए के लालच में अपना वोट बेचा है। उन्होंने वोट नहीं बेचा है, अपने बच्चों का भविष्य बेचा है। तो गलती करेंगे तो गलती ही होगा। बोइएगा बबूल तो आम नहीं खाइएगा। बिहार में ये समस्या से 2-4 अब हम लोग को होना पड़ेगा।
जनता को ये सफर करना पड़ेगा। यहाँ भ्रष्टाचार नहीं खत्म होने वाला है। मैं ये भविष्यवाणी आपको कर देता हूँ, अगले 5 वर्ष बिहार में भ्रष्टाचार खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ बच्चों के पढ़ाई की व्यवस्था नहीं सुधरने वाली है, अस्पतालों की दशा नहीं सुधरेगी, रोजगार नहीं आएगा, पलायन नहीं रुकेगा। ये भाजपा वालों ने कहा था एनडीए ने कि 1 करोड़ नौकरी देंगे साल भर में। भाई 6 महीना तो बीत गया, एक आदमी को भी नौकरी नहीं मिला, जिसको नौकरी है उसको सैलरी नहीं मिल रही है। तो आपके बच्चों को पलायन करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार के कुर्सी पर जो लोग बैठे हैं उनकी प्राथमिकता बिहार नहीं है, उनकी प्राथमिकता गुजरात है। अब इसको अमित शाह चला रहे हैं, तो अमित शाह क्या चाहेंगे कि 10, 12, 15 हजार में बिहार के लाखों बच्चे उपलब्ध रहे कि जाकर वो गुजरात में नौकरी करे, मजदूरी करे, तभी तो गुजरात के बिजनेसमैन उद्योगपतियों को फायदा होगा। नहीं तो 10, 12 हजार, 15 हजार रुपए में काम करने के लिए 1 करोड़ लड़का मिलेगा कहाँ से? तो बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बनी रहे और बाकी चीज की फैक्ट्री गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में लगे, वो अब हम लोग को सामने दिन देखना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार से पहले गुजरात है, गुजरात और गुजरातियों का भला है, उसके बाद बिहारियों की चिंता करेंगे। ये चीज आपको आगे के सरकार के नीतियों में, कार्यक्रमों में, उनके प्रयास में दिखेगा।